नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है। भारत की विश्व के मानचित्र पर अगर देखें तो विश्व के मानचित्र में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इंडियन ओशियन, जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। और बात करें एशिया महाद्वीप की, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है एशिया महाद्वीप। ठीक है। तो भारत वैसे तो महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे महासागर में, तो ये हिंद महासागर से लगा हुआ एक देश है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की। तो अक्षांशी दृष्टि से देखें तो मतलब क्या हुआ कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ स्थित देश होते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित। ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और भारत की जो स्थिति है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है। इसलिए हम अक्षांशी दृष्टि से अगर वो देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। और बात करें देशांतरी दृष्टि से, तो देशांतर को हम देखते हैं ये ग्रीनविच रेखा से। ठीक है। जो कि लंदन से निकलती है ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा के जो भी इस तरफ स्थित देश होते हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा के ईस्ट की तरफ स्थित है, इसलिए भारत को हम बोलेंगे कि देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। ठीक है। बात करें इसकी स्थिति की, तो इसकी स्थिति है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है। तो हिंद महासागर के उत्तर की तरफ है। ठीक है। तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ देश है। बात करें एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति की, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है एशिया महाद्वीप। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में, ठीक है, एक तो दक्षिण में है, तो थोड़ा सा बीच में स्थित है, इसलिए इसकी स्थिति हो गई दक्षिण मध्य। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित एक देश है भारत। ठीक है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी स्थिति की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और एशिया का ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। विश्व का 7वां और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में जब 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और वर्तमान में अगर 2023-24 के आंकड़े अगर हम देखें, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, वो किस तरीके से बनती है। तो भारत की प्राकृतिक सीमाओं की अगर बात करें, तो उत्तर में हमें देखने को मिलता है हिमालय पर्वत। ठीक है। यहाँ पर जो पूरा व्हाइट व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि नेपाल वाले क्षेत्र से लेकर अरुणाचल तक ये फैला हुआ है, ये पूरा देखने को मिलता है हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है। बात करें उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे, तो वहां पर हमें पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती है। ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जो हमें देखने को मिलती है, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, उसकी सीमाएं म्यांमार के साथ ये बनाती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पूर्वांचल की पहाड़ियां। बात करें दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है। ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग जो जल वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है। भारत जो है वो हिंद महासागर से तीन तरफ से घिरा हुआ देश है, एक प्रायद्वीपीय देश है, जो कि तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। बात करें यहाँ पर उत्तर पश्चिम भाग की, उत्तर पश्चिम यानी कि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, उस तरफ हमें कौन सी नेचुरल सीमाएं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें दो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। एक है हिंदू कुश और एक है सुलेमान श्रेणियां। ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ हमें देखने को मिलती है, हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां। तो इस तरीके से भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो भारत की अगर स्थिति की बात करें, तो इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग होती है, वहां पे इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 डेज। ठीक है। मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, उत्तर की तरफ, तो हमें 8 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा। वहां से हमें भारत की सीमा स्टार्ट देखने को मिलेगी। अब ये खत्म कहाँ तक होती है, तो ये खत्म होगी, बेसिक सी बात है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर हमारी भारत की उत्तरी सीमा खत्म होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हमें उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 डेज उत्तरी अक्षांश तक हमें पहुंचना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 डेज से 37 डिग्री 6 डेज तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तब हम भारत के अक्षांश विस्तार तक पहुंच पाएंगे। बात करें देशांतरी विस्तार की, देखिए देशांतरी विस्तार की हमने बात की थी कि यहाँ पर कहीं पर जो ग्रीनविच रेखा थी,
उससे हम पूर्व की तरफ जब चलेंगे और चलते चलते जब हम गुजरात पहुंचेंगे, तो गुजरात पहुंचने पर हमें 68.4 डेज, ठीक है, कुछ इतनी डिग्री हमें चलना पड़ेगा जब हम ग्रीनविच रेखा से भारत तक पहुंच पाएंगे। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो स्टार्ट होता है 68.4 डेज से, ठीक है। और ये खत्म होगा कहाँ पर, खत्म होगा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट होगा यहाँ पर ये खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे तो जो देशांतरी विस्तार है वो हमें देखने को मिलेगा 97 डिग्री 25 डेज, ठीक है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी यहाँ पर भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी। पर अगर द्वीपों को भी इसमें शामिल करें, जो आइलैंड है उनको भी हम शामिल करें, तो भारत की जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाती है 6 डिग्री 45 डेज से। ये कैसे होता है? देखिए, भारत की सीमा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कुछ यहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसकी जो सीमा रेखा है वो 6 डिग्री 45 डेज उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाती है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 डेज। और भारत की अगर ओवरऑल देखेंगे तो द्वीपों को भी शामिल करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 6 डिग्री 45 डेज, ठीक है। कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो होती है वो 23 डिग्री 1.5, ठीक है, 23.5 डिग्री की रेखा होती है। और 23.5 डिग्री को अगर हम देखेंगे तो 8.5 यहाँ पर हो गया और 37 यहाँ पर हो गया। तो ये लगभग लगभग भारत के बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अब कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो उत्तरी बिंदु यहाँ पर कहीं पे हमें जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। और इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल इसको कहा जाता है। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसमें एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार वाला द्वीप है उसके पास में हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों पॉइंट में ही आपको इंदिरा नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कोल यहाँ पर आ रहा है। कोल अगर आपको याद रखना है तो कोल तो आप वहीं पर कर पाएंगे जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। तो बेसिक सी बात है, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो नेटवर्क हमें किस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो पूरा समुद्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो नेटवर्क आएगा नहीं फोन में। तो यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र वाला क्षेत्र है जो हमें भूमि में देखने को मिलता है, तो वो वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें हमें कोल देखने को मिल सकता है, तो वहां पर कोल लग जाएगी। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो उत्तरी पॉइंट है उसमें हमें कोल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो मुख्य भूमि में हमें देखने को मिलता है वो है केप कमोरिन, या फिर इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। बात करें पूर्वतम बिंदु की, ठीक है। पूर्वतम बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें एक स्थान देखने को मिलता है। वो स्थान है किबुथु। किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है। बात करें पश्चिमतम बिंदु की तो पश्चिमतम बिंदु हमें गुजरात में देखने को मिलता है। और इस बिंदु का नाम है गुहार मोती, या फिर गौर माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, ठीक है। अब बात करें भारत के विस्तार की। भारत के विस्तार की अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर विस्तार देखेंगे तो भारत का विस्तार देखने को मिलता है 2933 किलोमीटर। मतलब कि जो सबसे पश्चिमी बिंदु था जिसको हमने गौर माता कहा था, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो कि सबसे पूर्वतम बिंदु है जिसको हम किबुथु कहते हैं, वहां तक अगर डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो 2933 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। बात करें अगर उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण में जो हमने देखा था यहाँ पर जो इंदिरा कोल वाला पॉइंट था, यहाँ से लेकर अगर हम दक्षिणी बिंदु तक जाएंगे जिसको कन्याकुमारी, कैप कमरिन कहते हैं, तो इसकी डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये देखने को मिलती है 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम वाली दूरी जो है, ये उत्तर से दक्षिण वाली दूरी है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी आप निकाल लेना और उसको याद रखना, ठीक है। भारत के आकार की अगर बात करें तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ठीक है। चतुष्कोणीय मतलब ये चार कोणों वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आकार बनता है इसका। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कुल चार कोणों वाला आकार देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल भारत को देखने को मिलता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसकी हम दुनिया के मानचित्र पर तुलना करें तो दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 2.42% ये देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या लगभग 17-18%, या फिर वर्तमान आंकड़ों में अगर देखें तो लगभग 20% के आसपास पूरी दुनिया की जनसंख्या की भारत में ही निवास करती है। बात करें सीमाओं की
तो देखिए भारत की कुल स्थलीय सीमाओं की अगर बात करें जो कि स्थल में बनती है वो है कुल 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और बात करें भारत की कुल तटीय सीमाओं की जो कि समुद्र के साथ यहाँ पर निर्मित होती है तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। या फिर जो मुख्य भूमि की अगर बात करें जो 7,516 है ना, इसमें लक्षद्वीप और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भी आइलैंड है उनकी सीमाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर केवल मुख्य भूमि को ही देखें जो कि भारत की मुख्य भूमि है तो उसकी सीमा होगी 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 और कुल जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें भारत की सर्वाधिक सीमा की, तो भारत की जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ बनती है, ठीक है। यहाँ पर जो बांग्लादेश के साथ जो राज्य लगते हैं वो भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाते हैं और वो होती है 4,096.7 किलोमीटर, ठीक है। 4,096.7 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे कम स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है अफगानिस्तान है और जो यहाँ पर ऑरेंज कलर वाला पार्ट है ये भारत है। तो यहाँ पर कुल छोटी सी सीमा भारत इसके साथ बनाता है जो कि 106 किलोमीटर है। वैसे अगर एक्चुअल कंडीशन इसकी देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और वैसे ये भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। आज न कल ये भारत में ही शामिल होगा, ठीक है। कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। और भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मणिपुर और छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरीके से कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है, ठीक है। चलिए कुछ और तथ्यों की अगर बात करें तो भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये हो गया चीन, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। तो कुल 7 देशों के साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। और भारत कुल 7 देशों के साथ ही जलीय सीमा भी साझा करता है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ, ये यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश हो गया तो ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जलीय सीमा बनाएगा। इंडोनेशिया जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है तो यहाँ पर यहीं कहीं पे हमको इंडोनेशिया देखने को मिलता है। तो इंडोनेशिया के साथ जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है वो यहाँ पर जलीय सीमा बनाता है। इसके साथ म्यांमार, म्यांमार तो आप देख ही पा रहे हैं इस इमेज में, ठीक है। इसके साथ थाईलैंड, यहीं पर अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है, इंडोनेशिया के पास में ही यहीं पर थाईलैंड भी स्थित है। साथ ही साथ श्रीलंका और मालदीव, ये श्रीलंका वाला हिस्सा है। और मालदीव यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कि भारत के लक्षद्वीप के साथ यहाँ पर जलीय सीमा बनाता है। तो इस तरीके से कुल यहाँ पर 7 देश हमें देखने को मिलता है जिनके साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक तो हो गया पाकिस्तान, एक हो गया बांग्लादेश और एक हो गया म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत स्थल वाली सीमा भी बनाता है और जल वाली सीमा भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। भारत सहित पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और जो बांग्लादेश है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ये तथ्य, ये जो फैक्ट है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जब आप समाचार वगैरह सुनते होंगे उसमें आपको एक शब्द बार बार देखने को या सुनने को मिलेगा, वो है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में ये युद्धाभ्यास हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है और इस पूरी जलराशि को कंबाइन रूप से हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा है, इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहते हैं और भारत को भी एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और तथ्यों की बात करें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की, तो राजस्थान जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलता है वो है उत्तर प्रदेश। बात करें सबसे छोटे राज्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देखने को मिलता है। भारत में अगर टाइम जोन की अगर बात करें तो भारत में केवल एक ही टाइम जोन देखने को मिलता है। रशिया और अमेरिका जैसे दो जो देश हैं उनमें 10 से 15 तक टाइम जोन भी हमें देखने को मिलते हैं, पर भारत में
केवल और केवल एक ही टाइम जोन हमें देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा से। कुछ इस तरीके से ये रेखा यहाँ से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उसके समीप एक मिर्जापुर है, वहां से ये रेखा गुजरती है। और भारत के कुल 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर की रेखा। तो ये थी हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।